ये है गाइज हेल। आपने देखा होगा ओले जब पड़ते हैं किस तरीके से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, है ना। तो स्लीट और हेल में आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्लीट में क्या हो रहा है कि फुल्ली आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, बट हेल में क्या हो रहा है कि पूरे प्रॉपर तरीके से आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब रेनफॉल 3 तरीके के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं कन्वेक्शनल, दूसरे को हम कहते हैं ओरोग्राफिक एंड तीसरे को हम कहते हैं फ्रंटल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल टेम्परेचर की वजह से होता है, ओरोग्राफिक माउंटेन के प्रेजेंस होने के कारण होता है, और फ्रंटल 2 अलग अलग एयर मास अगर प्रेजेंट होंगे, कोल्ड और वार्म। ठीक है, तो इन दोनों के मिलन से बनता है फ्रंट, और फ्रंट की वजह से होता है फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यों हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ओरोग्राफिक रेनफॉल माउंटेन की वजह से हो रहा है। फ्रंटल रेनफॉल एयर मास के वजह से हो रहा है, अनदर एयर मास जो कि फ्रंट बनाता है, एंड फ्रंट से हो रहा है फ्रंटल एयर रेनफॉल। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको बताया था। क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? किसी के रिलेशन में, इन रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब देखिए एयर मास जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस काम आती है? इससे ये हमको पता चलता है कि रेनफॉल होगा, कब होगा, नहीं होगा, किस तरीके से सैचुरेशन हुआ है कि नहीं। तो अगर एक एयर मास है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है, ठीक है, और टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी डिक्रीज होगी। आपको पता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी उसकी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कब इंक्रीज होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एयर मास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है और टेम्परेचर गिर रहा है तो कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत जल्दी 100% रीच कर जाएगी क्योंकि कैपेसिटी गिर रही है ना। तो जैसे ही 100% को रीच करेगी उसको हम सैचुरेटेड एयर बोलेंगे कि अब वो सैचुरेट हो गई है, इससे ज्यादा वो अब और जो है ह्यूमिडिटी को होल्ड नहीं कर सकती है। अगर इससे फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% प्लस रीच कर जाएगी, और इसी को हम रिफर करेंगे सुपर सैचुरेटेड एयर। तो सैचुरेटेड एयर कब बोल रहे हैं? जब 100% हो रहा है, और जैसे ही 100% प्लस 1 2 3 जो भी हुआ इसको हम सुपर सैचुरेटेड एयर बोलेंगे, यानी कि अब वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? रेनफॉल होगा, और इसकी वजह से रेनफॉल होगा, और इसके लिए एयर मास को ऊपर उठना जरूरी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो अगर एयर मास का ऊपर उठना जरूरी है तो क्यों जरूरी है? सवाल तो आ रहा होगा ना मन में। तो एयर मास का उठना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखिए जब एयर मास वेपर को गेन करती है फ्रॉम वाटर बॉडी, सपोज कीजिए कोई वाटर बॉडी है, यहां से इस एयर मास ने कुछ वाटर वेपर को गेन कर लिया। ठीक है, अब जो ये मॉइस्ट एयर मास है ये राइज करेगी। क्यों? क्योंकि कन्वेक्टिव करंट्स चल रहा है, आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है। तो कन्वेक्टिव करंट की वजह से एयर मास ऊपर उठेगी। ठीक है, हीट ट्रांसफर व्हेन मूवमेंट ऑफ एयर इज इन्वॉल्व, तो जब मूवमेंट ऑफ एयर इन्वॉल्व होता है तो हीट ट्रांसफर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब देखिए अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, एज दे राइज अबव द सर्फेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो जैसे ही वो सर्फेस से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब है ना क्या होता है? हाँ, मैंने आपको बताया था 6.5 डिग्री सेल्सियस से पर किलोमीटर डिक्रीज होता है। तो जैसे ही वो सरफेस से ऊपर उठेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, यानी सैचुरेशन बढ़ेगा, जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा। अब वो और होल्ड नहीं कर पाएगा, तो जब और होल्ड नहीं कर पाएगा तो सुपर सैचुरेशन बहुत जल्दी अचीव करेगा, और जैसे ही 100% प्लस रीच करेगा वैसे ही रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर जाने की वजह से, अब यहाँ पे एक बार मैं आपको वापस से समझा रही हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे वाटर बॉडी था, इसके ऊपर हवा थी, वाटर बॉडी ने यहाँ से मॉइस्चर लिया और ऊपर उठने लग गई। ऊपर उठेगी जैसे जैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी अब वो
और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है, फटाफट से उसका सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। जैसे ही वो सुपर सैचुरेटेड एयर होगी वैसे ही वो रेनफॉल करने लग जाएगी। तो टेम्परेचर की वजह से आप देख रहे हो रेनफॉल हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शनल रेनफॉल। सिंपल सी बात है। तो जो एयर मास कन्वेक्टिव करंट की वजह से ऊपर उठ रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में, ट्रॉपिकल एरियाज में जहां पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो एयर मास क्यों ऊपर उठ रहे हैं? क्योंकि कन्वेक्टिव करंट्स चल रहे हैं कौन कौन से रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर वाला रीजन, एंड ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन, ठीक है। तो इनके बीच में जो कन्वेक्टिव करंट्स चल रहे हैं उसकी वजह से एयर मास का राइज हो रहा है, और उसी की वजह से टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाने की वजह से डिक्रीज हो रहा है, सुपर सैचुरेशन हो रहा है एंड रेनफॉल हो रहा है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू एक बार वापस से समझा रही हूं। सपोज करिए कि एक एयर है, इस एयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। सब लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूं। टेम्परेचर इस एयर मास का कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब अज्यूम करते हैं कि ये एयर मास जो है कुछ मॉइस्चर लेकर के और वो 1 किलोमीटर ऊपर गई। अब आपको नॉर्मल लैप्स रेट पता है, 1 किलोमीटर जाने का मतलब है टेम्परेचर कितना से घट गया? 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस एयर मास का टेम्परेचर कितना हो गया आप बताइए? ये हो जाएगा 3.5 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री से 3.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो ये हो गया। इस एयर मास में जो हीट है वाटर वेपर के साथ वो रिलीज होगी, हीट रिलीज हो रही है ना, तभी तो ठंडा पड़ रहा है ये। और जो हीट रिलीज हो रही है उसको तो हम जानते हैं कि ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन टेम्परेचर इज नॉट 3.5 डिग्री सेल्सियस बट 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये जो हम कह रहे हैं ना आइडियली कि 3.5 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट से तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ये 3.5 नहीं रहेगा लेकिन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ठीक है। क्योंकि लैप्स रेट आइडियली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन होता लगभग 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक का है, ठीक है, पर किलोमीटर। इसको हम मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट? इट इज बिटवीन 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। तो मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट हो गया। अब अगर एयर मास फिर से राइज करता है तो फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो सुपर सैचुरेशन जल्दी आएगा, तो रेनफॉल होगा, है ना। तो रेनफॉल विल स्टिल अकर इफ मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट इज लेस देन नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लैप्स रेट से ये मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट कम भी है तो भी रेनफॉल अकर होगा। दैट इज ऑल। यहां तक समझ में आ गया? जस्ट अ सेकंड गाइस। तो यहां से मैं आपको डिक्टेट करूं, आप लिख सकते हैं या फिर जाके पीडीएफ डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो सच रेनफॉल अकर्स व्हेन, कब ये रेनफॉल अकर होगा? जब मॉइस्ट एयर राइज हो रही है, किस वजह से? कन्वेक्टिव करंट की वजह से, जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से जा रहा था, और टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होता है उसको ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट बोल रहे हैं, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। जैसे ही कुछ 100 मीटर्स वो राइज करता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या करता है? उसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वाला रिलीज करने को कहता है। 1 ग्राम में लगभग 600 कैलोरीज होती है रिड्यूस करने के लिए, तो जो लैप्स रेट है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, एयर मास इज हाइयर देन द सराउंडिंग एयर एज इट हैज डिक्रीज्ड एट मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, ऑल्सो नोन एज सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। जो मैंने आपको बताया बस उसी को एक ट्विस्टेड फॉर्मेट में बड़े अच्छे शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल कोस्ट पे आपका कन्वेक्टिव करंट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स है ना, या फिर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें सब पोलर रीजन में, तो जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ना उसको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स कहते हैं। क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। और इन क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की वजह से बड़ा ही हैवी टोरेंशियल रेन होता है, यानी बहुत गड़गड़ाती हुई बारिश होती है, ठीक है। यानी कि
ये टोरेंशियल रेन क्या है तो शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन बाढ़ तक की सिचुएशन ले आती है। तो कहां कहां हो रहा है ये? इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल कोस्ट और वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन सब पोलर रीजन में ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से हैवी टोरेंशियल रेन लेके आ रही है, जिसकी वजह होता तो शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन इतनी बारिश होती है कि ये फ्लड लाइक सिचुएशन भी क्रिएट कर देती है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स दिखते कैसे हैं वो दिखा दूं एक बार। तो कुछ इस तरीके से आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेगा, और ये काफी हैवी टोरेंशियल रेन लेके आती है। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे। इसका पार्ट सेकंड जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल का, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी, क्योंकि सब डिटेल में बता रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो हैव पेशेंस, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती बिकॉज अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, एंड प्लस स्टूडेंट्स बोर भी हो जाता है। तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए लेक्चर को शॉर्ट रख रही हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। कोई मैसेज भेजना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर